भाग 2 सृजन 1963 से 1980 तक। चैप्टर 4। वर्जीनिया राज्य के हैप्टन शहर में नासा के लैंगले रिसर्च सेंटर LRC में कलाम साहब की ट्रेनिंग हुई। वहाँ एक मूर्ति ने कलाम साहब को बहुत प्रेरित किया। एक रथ पर 2 घोड़ों को हाँकता सारथी, एक शोध और दूसरा तकनीकी विकास। ये मूर्ति शोध और विकास के अंतर संबंध को प्रदर्शित करती थी। LRC में कलाम साहब मैरीलैंड में गार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर चले गए, जहां ज्यादातर उपग्रह का विकास होता था। अपने अमेरिकी दौरे के अंत में कलाम साहब को वर्जीनिया के तटीय द्वीप वेलप फैसिलिटी सेंटर पर रॉकेट कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिए भेजा गया। ये नासा के रॉकेट कार्यक्रम का आधार था। वहां उन्होंने एक पेंटिंग देखी जिसमें कुछ लोग रॉकेट से युद्ध कर रहे थे। नासा के रॉकेट कार्यक्रम में ऐसी तस्वीर होना लाजमी था, परंतु जब कलाम साहब ने गौर किया तो उस पेंटिंग में जो लोग थे वो श्वेत नहीं अश्वेत थे। वो भी वैसे जैसे दक्षिण भारत में होते हैं। वो पेंटिंग टीपू सुल्तान के युद्ध की पेंटिंग थी, जिसमें वो रॉकेट का प्रयोग कर रहा था। ये देखकर कलाम साहब गौरवान्वित हो गए। उन्हें अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक उदाहरण याद आ गया। जो चीजें चोट पहुंचाती है या नुकसान करती है, दुनिया के इस हिस्से के लोग उनसे भिड़ जाते हैं और अपनी आने वाली समस्याओं से डटकर लड़ते हैं। वो इन समस्याओं से पीड़ित रहने के बदले उससे उबरने की कोशिश करते हैं। इस उदाहरण ने कलाम साहब का अमेरिका के प्रति रवैया ही बदल दिया था, परंतु इसने कलाम साहब को हमारे देश की समस्याओं के प्रति आकर्षित किया। हमारे देश में 0 या हीरो हैं, बीच में कोई नहीं है। कुछ 100 हीरो हैं और कुछ 95 करोड़ जीरो। इस स्थिति का बदलना जरूरी था। 21 नवंबर 1963 को जैसे ही कलाम साहब इंडिया आए, भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। ये एक गुंजायमान रॉकेट था। ये रॉकेट उस चर्च की इमारत से छोड़ा गया था जो थुम्बा में थी। रॉकेट को ले जाने के नाम पर एक ट्रक और हाथ से चलाने वाली एक हाइड्रोलिक क्रेन थी। कलाम साहब के साथी ईश्वरदास और अरमुदान ने उनका खूब साथ दिया और ये प्रक्षेपण बहुत सफल रहा। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या की खबर आई। उन्होंने रूस के साथ मिसाइल क्राइसिस में, जब रूस ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी थी, बहुत बड़ा योगदान दिया था। 14 दिन चले क्राइसिस में कैनेडी की सूझबूझ के चलते ही एक न्यूक्लियर युद्ध टल सका था। अगले दिन साराभाई ने सभी को नई आशाओं से भर दिया था। उनका आशावाद अद्वितीय था। सभी लोग अब एक मिशन पर लग गए थे, किसी भी मुश्किल से बिना डरे या बिना डिगे। साराभाई सभी को SLV उपग्रह प्रक्षेपण यान पर काम करवा रहे थे, परंतु कलाम साहब को उन्होंने राटो पर काम करने के लिए कहा। राटो रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में होता है, उस पर कलाम साहब काम कर रहे थे। साराभाई अद्भुत और विलक्षण प्रयोग करने को तैयार रहते थे। उन्होंने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है TERLS, की स्थापना की और ये रूस, फ्रांस और अमेरिका के सक्रिय सहयोग से हुआ। साराभाई शुरू से ही रॉकेट निर्माण और प्रक्षेपण की स्वदेशी तकनीक और सुविधा के पक्षधर थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत वास्तव में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम से होती है। साउंडिंग रॉकेट साधारणतः वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र सहित पृथ्वी के आसपास के वातावरण का पता लगाने के लिए काम आते हैं। ये अलग अलग हिस्सों पर पेलोड्स को लेकर जाते हैं और उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं।
परंतु कक्षा में स्थापित करने के लिए जो अंतिम वेग की आवश्यकता होती है ये रॉकेट वो नहीं दे पा रहे थे। प्रक्षेपण यान का काम होता है वो अंतिम वेग प्रदान करके पेलोड को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देना, जबकि मिसाइल इससे भी ज्यादा जटिल होती है। उसे न सिर्फ वो अंतिम वेग देना होता है अपितु नियंत्रण और धूर से निर्देशित होते हुए वो मिसाइल को अपने लक्ष्य को भेजना होता है। मिसाइल की प्रणालियां इसलिए साधारण प्रक्षेपण से जटिल होती हैं। RSR अर्थात रोहिणी साउंडिंग रॉकेट सेंटर के कारण भारत में साउंडिंग रॉकेट का निर्माण और विकास संभव हो पाया। धीरे धीरे साराभाई के जीवट आत्मविश्वास से देश में प्रणोदन इंजन का निर्माण शुरू हो गया। टीपू सुल्तान जब 1799 में मरे तब अंग्रेजों ने उनके पास से भारतीय मिसाइल की पहली उपप्रणाली हासिल की थी। उनके पास कुशनू नामक जंगी ब्रिगेड थी। आज 20वीं शताब्दी में साराभाई के नेतृत्व में भारत उसी मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकसित रूप बना रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन और साराभाई का आत्मविश्वास वो रंग लाया जिसने भारत को भी रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खड़ा कर दिया था।